अच्छा जी, पार्ट 2 शुरू कर दें। अच्छा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो चुका। चलो यार तरतीब से अब ये चीजें डालते जाएं। बाकी सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। अब ट्रायल की पोस्टिंग तो मुफ्त के नंबर है ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या नजर आ रहा है? कैश एट बैंक। और उसके बाद क्या है? इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, दोनों करंट एसेट्स हैं। यहां पे मैं आया और मैंने पहले लिखा क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री किस चीज की? मेडिसिन एंड, भाई चुप कर जाओ, बड़ी अहम बात करने लगा, जरा ध्यान दीजिएगा। कितनी? 14। और कैश एट बैंक कितना है जी? 60। अब ट्रायल में तो पहले कैश एट बैंक आ रहा था। ट्रायल में तो पहले कैश एट बैंक आ रहा था। मैंने पहले स्टॉक लिखा। तो बेहतर अप्रोच यही है, बेहतर है, मुनासिब है, स्टॉक्स, डेटर्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स और फिर कैश एट बैंक। ये तरतीब रखा करो, बेहतर है। बाकी पास फेल इस पे नहीं कर देगा, अल्लाह माफ करे, लेकिन एक बेहतर अप्रोच बता रहा हूं। क्या बताया मैंने? स्टॉक्स, स्टोर का भी हो सकता है, स्टॉक फिनिश गुड, कुछ भी हो, स्टॉक्स, फिर डेटर्स, फिर प्री पेमेंट्स, अदर रिसीवेबल्स वगैरह आ गए, और फिर एंड पे कैश और बैंक आने चाहिए। बैंक और फिर कैश अगर अलग अलग हो तो तरतीब ये रखो तो ज्यादा मुनासिब है। तो यहां पे बेशक आप करंट एसेट्स के ऊपर स्टार लगा के ये बात लिख लो। मुनासिब तरतीब तो ये है, क्यों करके लिख लो? मुनासिब तरतीब तो ये है कि पहले, मुनासिब तरतीब तो ये है, नंबर 1 स्टॉक्स लिख लो ना, ताकि उसमें स्टोर का स्टॉक और दूसरा स्टॉक भी आ जाए, ठीक है ना। स्टॉक्स, नंबर 2 डेटर्स, नंबर 3 प्री पेमेंट्स अदर रिसीवेबल्स, नंबर 4 कैश एंड बैंक। मुनासिब तरतीब तो ये है, स्टॉक्स, डेटर्स, रिसीवेबल्स, प्री पेमेंट्स एटसेट्रा। इकट्ठे हो गए ना, प्री पेमेंट्स अदर रिसीवेबल्स बोला था मैंने, प्री पेमेंट्स एंड रिसीवेबल्स अदर रिसीवेबल्स, ठीक है। और एंड पे कैश एंड बैंक। बाकी बस इतना याद रखना, इन्वेंट्री वगैरह टॉप पे लिख लिया करो, कैश एंड बैंक एंड पे दरमियान में बाकी। लेकिन बस ये मुनासिब मैंने कहा है, कोई जरूरी नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता नहीं होता तो प्लस माइनस हो जाता है, तो परेशान नहीं होना, इस पे लगे ना रहना, नहीं काट के सही कर रहे हैं। बट ठीक है, अगर पहले किसी ने लिख दिया कैश और बाद में इन्वेंट्री लिखा तो खैर इस पे बुरा असर थोड़ा पड़ता है, लेकिन फेल पास नहीं, नंबर नहीं काटेगा, ठीक है ना। ओके, वैसे बेहतर क्या है जो आपको बता दिया। तो अब वैसे तो आदत होनी चाहिए, इतना तो सवाल पढ़ते हुए आइडिया हो ही जाता है। तो आप 2-3 लाइनें छोड़ के कैश लिख दें, फिर बाद में डेटर आए, स्टॉक आए, वो ऊपर लिख देना, ठीक है। तो मुनासिब ही है। ओके, अच्छा चलें वापस आए, फिर एक तो मैं बहक जाता हूँ बार बार जी। उसके बाद कंट्रीब्यूशन रिसीव हो गया भाई, अलग अलग टिक हो गया 55 और 226। उसके बाद जनरल फंड ओपनिंग है, कहां जाएगा? आपके सोल्यूशन के अंदर तो यहां जाएगा, क्योंकि वो पुराने तरीके से सवाल किया हुआ है ना, ये रिक्वायरमेंट नहीं थी ना, लेकिन हमने तो अभी ओपन कर लिया, तो इसलिए ओपनिंग जनरल फंड कितना आ गया? 332, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये हो गया मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड यूज्ड, एक्सपेंस है मेडिसिन एंड सप्लाईज। या मुफ्त के नंबर भी होते हैं ट्रायल वाले सवालों में। भाई खामोश रहें प्लीज, कल ना तुम दोनों ने खड़े रहना है, और अब अब्दुल्ला कोई माफी नहीं है, ठीक है। और कल मैंने इससे भी मुश्किल सवाल करवाना है, छुट्टी कर लेना या पीछे आगे खड़े होना, और अगर आगे बैठे हुए तो फिर मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। पहले से खड़े होने आप तुम दोनों ने याद रखे, ठीक है ना। अहमद और भाई जोहेब जी 76। बस ट्रायल वाली हर चीज एक दफा डबल एंट्री नहीं कर रही, हो चुकी हुई है। एक्सपेंस, डेबिट, कैश, कंज्यूम, कैश वगैरह हो चुका है सब कुछ, बस सिर्फ प्लेस कर रहे हैं हम दूसरा इंपैक्ट जी। नेक्स्ट अदर एक्सपेंसेस, ट्रायल में से उठाओ, एक्सपेंसेस में लाओ जी। कितना? 19। इंसान बना के घर बेचते हैं, घर वाले बेचते हैं। कपड़े पहना, बाल संवार, नाश्ता करा, साफ सुथरा करके यहाँ पे आके वो ताकि इंसान ही लगे, कोई बिल्ली बना होता है कोई। अदर एक्सपेंसेस के बाद पेबल्स, करंट लायबिलिटीज में पेबल्स कितने बेटा? 70। अच्छा 17। नेक्स्ट रिसर्च कॉस्ट, रिसर्च कॉस्ट, रिसर्च कॉस्ट क्या मतलब? स्टार लगाएं इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड पे और लिखें, लिखें अगर इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड का कोई एक्सपेंस नजर आए, अगर इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड से रिलेटेड, अगर इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंस नजर आए, अगर इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंस नजर आए तो उसे डायरेक्ट, SOCINA में लेकर जाना है, तो उसे डायरेक्ट SOCINA में लेकर जाना है। I/E में शो नहीं करना। मैं I/E इसलिए बोल रहा हूं, इनकम एक्सपेंस बोलना पूरा लिखते हैं फिर। I/E में शो नहीं करना, ओके। तो इधर देखो जी, नई चीज सीखी हमने, माइनस रिसर्च कॉस्ट, यानी इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड है ना, अगर
तो उसका कोई रिलेटेड एक्सपेंस है, तो जब हमने उसके पैसे अलग रख दिए हुए हैं तो उसका रिलेटेड फंड भी इधर, एक्सपेंस भी इधर नजर आना चाहिए, यहाँ ना है। तो मैंने क्या जुमला लिखवाया, इंटरनली, अगर इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंस नजर आए तो उसे डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में लेकर जाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर में शो नहीं करना। ओके, डन हो गया। ये माइनस रिसर्च कॉस्ट, रिसर्च फंड में माइनस हो गया, ठीक है। अच्छा जी, टिकू टिकू कहां तक हो गए हैं, टिकू 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 टिकू, रिस्ट्रिक्टेड फंड ये भी हो गया, ओपनिंग ऑलरेडी लिख चुके हैं, 120 भी लिख लिया था और 60 भी लिख लिया था ना। उसके बाद सैलरीज 53 एक्सपेंस है, सिंपल किसी किसी वो कोई रिसर्च फंड की सैलरीज है, वो हो सकता है उसी कॉस्ट के अंदर वो भी शामिल हो, उसने अलग से नहीं बताया, बस इधर रिसर्च सिंपल सैलरीज एक्सपेंस कितना 53। ट्राई खत्म हो गया, कोई चीज रह तो नहीं गई, मुझे तो नहीं लगता। सरप्लस है डेफिसिट है, सरप्लस है, शुक्र है। सरप्लस कितना है 50 एग्जैक्ट, हाँ पिछली क्लास में भी इतने। अब ये पहले इधर जाता था प्लस 50, आपके होमवर्क में सोल्यूशन में किताब के अंदर भी ऐसे ही होगा, क्योंकि किताब में ये रिक्वायरमेंट नहीं थी ना, तो फिर क्यों इतना टाइम जाएगा, हम यहीं पे ओपनिंग जनरल फंड प्लस सरप्लस लेस ट्रांसफर वगैरह। जी जी, अभी 1 मिनट लेके जाते हैं, ठीक है। तो सरप्लस कहाँ आएगा, जनरल फंड में, यही करते थे ना, ओपनिंग जनरल फंड प्लस सरप्लस इज इक्वल टू क्लोजिंग, और यहां से क्लोजिंग उठा के सामने लिख देना बस। लेकिन वो जो बात मैंने भूलनी थी और आपने याद करानी थी, वो आप भूल गए, मैं याद करा रहा हूं। अच्छा, क्या उन्होंने ये देखो फॉर्मल तरीका होना चाहिए, ऐसे नहीं कि चलते चलते एक ट्रस्टी ने कहा दूसरे को क्या ख्याल है 20% निकालना दिया करें, ऐसे नहीं। बाहर वाले तो वैसे ही नहीं कर सकते थे, इंटरनली ही इन्होंने इंपोज की ये रिस्ट्रिक्शन इंपोज। सरप्लस जितना आया है इस साल का, उसके 20% पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी इन्होंने कि ये कहां जाएगा, रिसर्च फंड में, इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड फंड में, ठीक है ना। तो ये वाली जो रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए ये फॉर्मल होनी चाहिए, जैसे यहां पे लिखा हुआ है रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। तो उन्होंने क्या ये रेजोल्यूशन पास क्या किया हुआ है कि हर साल के सरप्लस का 20% एलोकेट करना है रिसर्च फंड को। तो ट्रांसफर टू या एलोकेटेड टू, जो भी लिख लें, ट्रांसफर लिख लें, एलोकेटेड लिख लें, टू रिसर्च फंड। अब कितना आया जी 50, उसका कितने परसेंट कितना बनता है, ये 10 यहां से निकालो, यहां पे डालो। अगर जनरल फंड से कोई पैसे निकाल कर इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में डालो, या कल को सवाल आएगा एंडोमेंट फंड में डालो, अगर कल वाले सवाल की तैयारी करें ना, अगर जनरल फंड से कोई चीज पैसे निकाल के इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में डालो या एंडोमेंट फंड में डालो, तो उसको नेट एसेट्स की मूवमेंट के तौर पे शो करो। तो ये नेट एसेट्स की मूवमेंट तो है, क्या मतलब, एक फंड कम हुआ, नेट एसेट्स का एक आइटम कम हुआ, दूसरा बढ़ गया, तो ये क्या कहलाती है, मूवमेंट इन नेट एसेट्स। जैसे वो रिट्रीवल सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट की एंट्री थी, तो हम कहते हैं ये मूवमेंट इन चेंज इन इक्विटी है, तो ये मूवमेंट इन नेट एसेट्स है। ठीक हो गया, ओके। चलो क्लोजिंग बताओ, 3 2 और ये 37। यहाँ पे आके हमने लिखा सवाल में जनरल फंड लफ्ज लिखा था या अनरिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ था, सवाल में जनरल फंड लफ्ज था ना, जनरल फंड तो हम भी जनरल फंड यूज कर लेते हैं ना, अगर सवाल में अनरिस्ट्रिक्टेड हो तो हम भी अनरिस्ट्रिक्टेड लिख लेते हैं, ठीक है ना। सवाल में ये लिखा हुआ उसमें जनरल फंड, ठीक है ना, तो हम भी यही नाम लिखते हैं, मैंने ऊपर भी ये लिखा था जनरल फंड। यानी आज तो ये ऐसे करके निकली, जैसे स्टेटमेंट इक्विटी बनती थी, मूवमेंट ओपनिंग मूवमेंट और क्लोजिंग यूं निकल के बैलेंस शीट में आते थे, ऐसे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट्स बनी है, मूवमेंट शो की और यूं निकल के फंड्स में आ गए। तो जनरल फंड 372 और रिसर्च फंड नाम लिखेंगे, रिसर्च फंड 37। आपके समझने के लिए, परिचय में नहीं लिखना, मैं इसके लिख रहा हूं, ये अनरिस्ट्रिक्टेड फंड है और ये इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड है, ठीक है। और जो एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है वो लायबिलिटी में पड़ा हुआ, ठीक है। चले जी चेक करते हैं अब। ओहो ये कुछ रहते हैं अभी, सीडब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग तो बताओ, ये बैलेंस शीट में ले जाएं हैं। अच्छा 0 हो गया, अच्छा यानी हाँ ये तो कंप्लीट हो गई, ठीक है। हॉस्पिटल बिल्डिंग का क्लोजिंग ये जाएगा बैलेंस शीट में 385, और इक्विपमेंट का क्लोजिंग आप ये जिस मर्जी तरीके से भाई आप करें, एसेट अलग रखें, प्रोडक्शन अलग रखें, वहां जाके बुक वैल्यू निकाल लें, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, बस 385 यहां पर आए और वो हो हॉस्पिटल बिल्डिंग का वर्किंग नंबर 3 से आप नेट करेंगे, यहां पे 2 फिगर्स लिख देंगे, कितना 385, और मेडिकल इक्विपमेंट वर्किंग नंबर 4 से 198 650, और ये भी यार ले लें तस्वीर, अब जिसने लेनी है, बाद में फिर फरमाइशें चलती रहती हैं। वैसे साथ से ले लेंगे फिक्स शूज। चले जी अब आ जाएं आज के होमवर्क वाले सवाल पे। बच्चों को मैंने कहा था 2 कर लें, उन्होंने एक ही किया, फिर मैंने कहा चलो अब कल फिर खुद दूसरा करवा दूंगा। अच्छा ठीक है,
अच्छा जी, अब एक और ट्रायल वाले सवालों के पीछे पड़े हैं आजकल। जनरल सवाल तो कर लिए है ना, वो एक दो और भी दूंगा होमवर्क में, इंशाल्लाह फिर डिस्कस कर लेंगे। सवाल छोड़ेंगे तो अभी कोई नहीं, और भी करेंगे काफी सारे। जी नहीं, ये जी क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास पेपर में 2 ही सवाल हैं ट्रायल वाले। भाई यहां से ना दानिश नोट कीजिएगा, यहां से आपने ये पार्ट अलग करके चढ़ा देना, सिर्फ इतना सा, ये 10 मिनट के तकरीबन बाद जितनी डिस्कशन, अगर वैसे एंड में बता दूंगा, वैसे बच्चों को ये बात लिखवा दिया, लेकिन चलो जरा ट्रायल की कुछ बातें, कुछ रूल्स हैं वो मैं बोलूंगा तो चलो उनके लिए भी रिपीट हो जाएंगे, ठीक है, जो कमी बेशी वो पूरी हो जाएगी। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ चौंकार इंटरनेशनल हॉस्पिटल। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बच्चों चेंज इन इक्विटी मैंने आपको जैसे कहा है, अभी तक चेंज इन नेट एसेट्स अभी तक आईकैप ने नहीं बनवाई है, तो मैंने आपको आज एक सवाल में जबरदस्ती बना दी, और कल क्वेश्चन बैंक का एक सवाल करेंगे उसके अंदर उसने बनाई हुई है, ताकि पता लग जाए आपको कि आईकैप भी इस तरफ मुतवज्जे है। उसने एक सवाल अपने क्वेश्चन बैंक में रखा हुआ है जिसमें चेंज इन नेट एसेट्स है, तो वो 2 सवाल कर लेंगे, तो बेसिकली तो कॉन्सेप्ट ही है, सवाल में बनानी तो आई गई आपको आज ही, ठीक है। बस कल आपको एंडोमेंट फंड पढ़ाना है और एक और सवाल करवाना है, उसके अंदर भी यही काम करेंगे दोबारा, ट्रायल भी चल रहा होगा, फिर इसको देखेंगे डिस्कस कब करना है, कल कर लिया तो कल, वैसे मैं आज तकरीबन डिस्कस करके भेजूंगा, होपफुली आप इसको कर जाएंगे, इसमें ना बनाएं आप, ठीक है। अच्छा, इसमें ना कोई इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड या एंडोमेंट फंड है नहीं, सिर्फ जनरल फंड ही है, तो क्या बनाना है, बस वहीं पे फेस पे कर लेना, काम फायदा कोई नहीं है जब, इसलिए। अच्छा जी, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ चौंकार इंटरनेशनल हॉस्पिटल ऑन 31 नवंबर 19। मैंने एक लाइन बोली थी पिछली क्लास में कि ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग है ना, बोलो, तो इसमें सारी चीजें तो नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें क्लोजिंग होती हैं, लेकिन कुछ एक चीजें ओपनिंग भी होती हैं, ठीक है। ज्यादातर चीजें क्लोजिंग होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ओपनिंग हो सकती हैं, जैसे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जैसे आप पुराने ज़माने में जो पढ़ा करते थे कैपिटल, जिसको अब हमने कर दिया है कन्वर्ट, शेयर नहीं, अब हमने फंड कर दिया ना, आज तो ये बात हो रही, ठीक है। ये कोई 3 एक चीज़ें हैं, इनके बारे में मैं रूल लिखवाना चाहता हूँ, बल्कि शायद मैं स्टॉक के बारे में भी लिखवा दूँ, 10 मिनट है, मैं रूल्स लिखवाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग कहा है कि कट कर दीजिएगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखो, आप लोगों ने पीरियोडिक परपेचुअल सिस्टम भी इंट्रो में पढ़ा हुआ है, फाइनल अकाउंट आपके इंट्रो के सिलेबस में था ना, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट आपने इंट्रो के अंदर जो किया है, उसमें आपने ट्रायल के साथ अक्सर सवालों की झगड़ा लड़ाई आपने की होगी वहां पे, ठीक है। तो उसके अंदर भी आपको ट्रायल का खौफ रहता है, तो मेरी कोशिश होगी कि जरा खौफ इसका दूर करें ना हम, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स जो है वो लिखवाता हूं जनरल से, ठीक है। तो ट्रायल में ज्यादातर चीजें क्या होती हैं जी, क्लोजिंग, कुछ चीजें ओपनिंग हो सकती हैं, जिनमें सबसे पहले क्या है जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, सवाल के अंदर उसने फिर वही वाला काम किया हुआ है, मेडिकल इक्विपमेंट क्रेडिट साइड पे, अदर फिक्स एसेट्स, तो इसका मतलब ये कॉस्ट के साथ साथ अक्यूमुलेशन उसने एक लाइन नहीं दी हुई है, वही वाला काम जो आज वाले सवाल में पहले भी उसने दिया हुआ, ठीक है। अब मेरा सवाल, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो है, अब ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग है या क्लोजिंग, ये अक्यूमुलेशन ओपनिंग है या क्लोजिंग। अदर इंफॉर्मेशन में गए, जाकर पढ़ा, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, क्या मतलब, चार्ज हो गई है, इस अंग्रेजी का मतलब तो ये होता है डेप्शन चार्ज होती है, मतलब अंग्रेजी का मसला लग रहा है मुझे, डेप्शन हैज ऑलरेडी बीन चार्ज तो नहीं लिखा हुआ, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, डेप्शन चार्ज होती है, वो रेट बता है। चले, ये तो जरा शक वाली बात हो गई, शक वाली बात हो गई। अगर आप कहें नहीं जी डेप्शन तो इस साल की चार्ज हो चुकी है, ये क्लोजिंग है, तो फिर मैं आपसे अगला सवाल करता हूं, अच्छा अगर चार्ज हो गई है तो पकड़ो येलो हाइलाइटर और मुझे ट्रायल के फेस से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ढूंढ के दिखा दो। क्यों? क्योंकि आपको नजर आ रहा है एक्सपेंसेस, आपको नजर आ रहा है एक्सपेंसेस, आपको नजर आ रहा है, ये भी एक्सपेंसेस ही होते हैं, परचेज भी एक तरह का एक्सपेंस ही है, वो तो ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ तो हम एडजस्टमेंट करेंगे। नजर आ रहा है रेंट डेबिट साइड एक्सपेंस, नजर आ रहा है सैलरीज एक्सपेंस, नजर आ रहा है सैलरीज एक्सपेंस, नजर आ रहा है यूटिलिटीज, तो कहां है वो डेप्रिसिएशन जो आप कह रहे हो कि चार्ज हो गई है? किसी में छुपी तो नहीं हो सकती, यहाँ कोई क्लबिंग तो है नहीं कि ये सेलिंग एक्सपेंस कट्ठे, ये एडमिन एक्सपेंस कट्ठे, ये कॉस्ट ऑफ सेल कट्ठी, हाँ जी लब्बो, ऐसा तो कुछ नहीं है। हर एक्सपेंस फेस के ऊपर चीख के नजर आ रहा है कि मैं सैलरी हूं, मैं यूटिलिटी हूं, मैं सैलरी हूं, मैं रेंट हूं, मैं परचेजेस हूं, मैं मसलीने छोटे मोटे एक्सपेंस हूं। डेप्शन छोटा मोटा एक्सपेंस है कि इसमें छुपा पड़ा होगा, छोटे मोटे एक्सपेंस अलग होते हैं जिनको कोई मेन नाम नहीं दे सकते हम। ये पेंसिल खरीद ली, ये शार्पनर खरीद लिया जी, सफेद खरीद के लिए आया, रजिस्टर ले लिया जी, काम करना था, कोई छोटे मोटे खर्चे जिनके लिए अलग हेड नहीं बनाते नॉर्मली, उसको हम क्लब करते हैं संटी के अंदर। तो अगर आप लोग इस पे अड़े हुए हैं कि इस, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं तो इस चार्ज को ये समझ रहा हूं डेप्शन चार्ज हो चुकी है, अगर चार्ज हो चुकी है तो मतलब डबल एंट्री हो गई है, चार्ज हो गई तो मतलब डबल एंट्री हो गई है। अगर डबल एंट्री हो गई है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेशन क्रेडिट हुआ है, जिस वजह से आप कह रहे हो अक्यूमुलेशन क्लोजिंग है, तो मैं कहता हूं अच्छा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो डेबिट हुआ है मुझे वो दिखा दो, ठीक है। तो उसूल क्या बना, लिखो नंबर 1,
आज ना आपने ना वो जहाँ पे उसूलों वाला सफा इसका को बनाया हुआ है, नहीं बनाया हुआ ना, तो ये एक अलग थलग नया सफा बना लो रजिस्टर पे, जिसके ऊपर मैं सिर्फ ट्रायल के बारे में आपको वो बातें कर रहा हूँ, चंद जो बातें आपने इंट्रो में सीखी होती हैं या नहीं सीखी होती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, ठीक है, वो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, ठीक है। वो इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करवा दी। इसमें एक रूल लिखा जाए, 2 लिखे जाए, जितने लिखे गए टाइम खत्म होगा वो रोक देंगे, फिर बाकी इस तरह से कल, ठीक है। तो लिखें अक्यूमुलेशन के बारे में, हेडिंग में है ना ट्रायल बैलेंस की हेडिंग लिख करना, नीचे पहला नंबर लिखें अक्यूमुलेटेड डेप्थ। बात वही है, ऊपर वो बाद में घर जाके लिख लेना। ज्यादातर चीजें ट्रायल में क्लोजिंग होती हैं, देखो ना ट्रायल में कौन सी चीजें क्लोजिंग होती हैं, जिनमें सारा साल एंट्रीज पड़ती रहती है। रुक जाओ पहले सुन लो, सारा साल एंट्रीज पड़ती रहती हैं, किसमें, बैंक में, कैश में, डेटर में, क्रेडिटर में। ये बैलेंस गलत क्लोजिंग तो हो सकता है लेकिन ओपनिंग नहीं हो सकता इस साल के अंदर। इस ट्रायल के अंदर पड़ा हुआ डेटर या कैश या बैंक, ये गलत तो हो सकता है, क्लोजिंग है पर गलत है, अनएडजस्टेड कहेंगे, ये ओपनिंग नहीं हो सकता। लेकिन कुछ चीजें ओपनिंग होती हैं, वो मैंने कुछ मिसालें लिखी हैं। असल में ना ये चीजें ऐसी हैं जो सारा साल जिनको छेड़ते नहीं है, जैसे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर सारा साल पड़ा रहता है वेला, ओपनिंग सारा साल तो डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं करते ना, साल के एंड पे जाके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और एक एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो इसलिए ये ओपनिंग हो सकता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सारा साल प्रोविजन क्रिएट नहीं करते रहते, साल का एंड आता है, डेटर्स के ऊपर, क्लोजिंग डेटर्स के ऊपर प्रोविजन का रेट लगाते हैं, उसको प्रोविजन लेजर का क्लोजिंग बनाते हैं और फिर जाके एक्सपेंस तो क्लोजिंग तो हम तब निकाल रहे होते हैं। उसूल लिखवा देता हूं इसका भी, ठीक है। फंड्स या आप कैपिटल देखते थे, ये भी सारा साल वेला पड़ा रहता है। इस साल में इनकम एक्सपेंसेस आते रहते हैं, साल के एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस आप पहले बनाते थे, या आजकल हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं, वो बन के सरप्लस डेफिसिट आता है, आपका प्रॉफिट लॉस आता था, ठीक है ना, वो इनकम एक्सपेंस आता है, ठीक है, वो इसमें जाके ऐड होता है, तो ये तब जाके क्लोजिंग बनता है। तो ये भी ओपनिंग हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकता है। अगर इनकम एक्सपेंसेस नेट करके सरप्लस ऐड कर दिया होगा तो फिर क्लोजिंग हो जाएगा, ठीक है। स्टॉक के बारे में भी बता दूंगा, स्टॉक भी ऐसा ही है, ओपनिंग हो सकता है, क्लोजिंग भी। बैंक के बारे में ये बोला मैंने, फंड रिपीट नहीं करूंगा, जब लिखवाऊंगा तो फिर लिख लेना प्लीज, एक बार सुन लिया करो, वैसे लिखवाऊंगा इनमें से हर एक के बारे में, जबानी नहीं चलना, ठीक है ना, मुझे पता है आप लोगों का। बैंक के बारे में ये बात की थी कि बैंक के लेजर में क्या सारा साल एक ही एंट्री होती है साल के एंड में, तो क्लोजिंग ट्रायल के अंदर क्या बैंक का बैलेंस ओपनिंग हो सकता है? हो ही नहीं सकता। हाँ ये तो हो सकता है। पहला सवाल, कराची सोशल क्लब एक सेल की एंट्री कैश में एंट्री करना भूल गए थे, तो कैश का लेजर गलत क्लोजिंग तो हो गया था, ओपनिंग उसको नहीं कह सकते, ठीक है। अच्छा जी, लिखे नंबर 1 अक्यूमुलेशन, कब ओपनिंग कब क्लोजिंग, ये मैं रूल बताने लगा हूं, ठीक है। अगर अच्छा 2 तरह के उसूल है, एक जरा शदीद वाला उसूल है, लेकिन ये कभी कभी चूंकि गलत होने का डर होता है इसलिए दूसरा जनरल वाला भी लिखवाऊंगा, ठीक है। शदीद वाला रूल पहले लिखो, अगर ट्रायल में डेबिट साइड पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर आ रहा है, अगर ट्रायल में डेबिट साइड पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर आ रहा है, तो ट्रायल में नजर आने वाला अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्लोजिंग होगा। तो ट्रायल में नजर आने वाला अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्लोजिंग होगा। बचपन में आपने यूं पढ़ा था, देखें जी, बचपन में आपने कहा था जी डेप्रिसिएशन इस साल की है लेट से 2 रुपए, तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, यूं ही करते थे ना जी। साल खत्म हो गया, ये क्लोजिंग भी ट्रायल में ले जाओ, ये क्लोजिंग भी ट्रायल में ले जाओ, ऐसे करते थे ना। इससे फिर जो ट्रायल बनता था वो ट्रायल की शक्ल कुछ ऐसी होती थी। मैं रूल 1 के लिए अब ये ट्रायल बना रहा हूं, ट्रायल के डर निकालने, अब क्या करूं मैं, सारे बच्चे नहीं इतने कॉन्फिडेंट ना, अब सब बच्चे एक साथ ही है ना, किसी एक को छोड़ के दूसरे को लेकर कैसे चल सकता हूं मैं। 4 को आता है, 6 को नहीं आता, 8 को आता है, 2 को नहीं आता, 9 को आता है, 1 को नहीं आता, करवाना तो पड़ेगा ना, सभी रिवाइज कर लो, ठीक है। तो ऐसे ट्रायल के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2 रुपए का नजर आएगा। अब इस ट्रायल में अक्यूमुलेटेशन का 12 क्रेडिट लिखा होना, ओपनिंग क्लोजिंग की ब्रैकेट के बगैर लिखा होना कि ओपनिंग क्लोजिंग है, हमें बताने की जरूरत ही नहीं रहेगी, हम इसको देखते ही समझ जाएंगे कि ये तो क्लोजिंग ही हो सकता है, क्योंकि जिस ट्रायल के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर आ रहा है, इसका मतलब इस साल डेप्रिसिएशन की एंट्री हुई है तो वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर आने लगा ना, ठीक है। तो फिर उस ट्रायल में नजर आने वाला अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या होता है, बोलो, क्लोजिंग, ठीक है। ओके डन। अच्छा अगली बात, अब एक और मसला भी आ जाता है ना, वो मसला कभी कभी ये आता है कि वो एक्सपेंसेस को क्लब भी कर देता है। वैसे तो आपके लेवल पे वो अगर देगा तो मेरे ख्याल में क्लबिंग नहीं करेगा, ठीक है। और अगर क्लबिंग करेगा तो फिर क्लियरली बताएगा, जैसे पिछले साल में कहा था डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड, ठीक है। और इस चार्ज का मतलब भी यही है वैसे तो, कि अभी वो तो नहीं बोला डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, हाँ, लेकिन आप इस शक में पढ़ के चार्ज होती है, उसने बोला हुई है नहीं हुई है, तो डेबिट साइड पे देखा कहीं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर नहीं आया तो मतलब चार्ज नहीं हुई, ठीक है। तो अगर आपके सवाल के अंदर ट्रायल में डेबिट साइड पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा तो बी कॉन्फिडेंट, वो जनरल वाला है, ये शदीद वाला रूल है, वो जनरल वाला, वो बाद में लिखाता हूं, ठीक है ना, वो जनरल वाला है, उसमें फंस भी वो मतलब पहले कॉन्सेप्ट समझना फिर जनरल वाला, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पे लिखा होगा या तो डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं लिखा होगा, या लिखा होगा डेप्रिसिएशन हैज ऑलरेडी बीन चार्ज, ठीक है ना, तो कोई एडजस्टमेंट नीचे नहीं देगा, ठीक है। और अगर एक मसला है, वो मसला क्या है कि कहीं एक्सपेंसेस को छुपा दे, जैसे 4-5 एक्सपेंस इकट्ठे कर दे, ठीक है जी, 4-5 एक्सपेंस इकट्ठे कर दे, अब आपको शक पड़ गया, पता नहीं हो सकता है डेफिनेशन इसी में ना पड़ी हो, ट्रायल में उसने नहीं लिखा अकोमोडेशन के साथ की ओपनिंग है या क्लोजिंग है, लेकिन आप अब डर रहे हो किसी और खर्चे में ना पड़ाओ, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आएंगे तो आपको सवाल खुद बताएगा डेफिनेशन को चार्ज कर चुके हैं या डेफिनेशन को चार्ज नहीं किया, ये बताना पड़ेगा उसको, ठीक है ना, खुद बताना पड़ेगा। लेकिन एज अ जनरल रूल, ये तो मैंने आपको दिया ना कॉन्सेप्ट, कि अगर ट्रायल की डेबिट साइड पे डेफिनेशन एक्सपेंस नजर आ रहा है तो उस ट्रायल में नजर आने वाला
उस ट्रायल में नजर आने वाला इन्वेस्टिंग का बैलेंस क्या होगा, क्लोजिंग, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये क्या होगा, ओपनिंग, मतलब फिर हमने चार्ज करनी है। लेकिन ये तो हो गया ना रूल। इसके बाद नीचे लिखो एज अ जनरल रूल। जनरल रूल क्या है, ये आसान वाला है क्या। अगर अदर इंफॉर्मेशन में डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन, ब्रैकेट में लिखो रेट्स एटसेट्रा, अगर अदर इंफॉर्मेशन में, ओ आई लिख लिया करो ना, अगर अदर इंफॉर्मेशन में डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन, ब्रैकेट में लिखो रेट्स वगैरह, डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन के लिए डाटा गिवन हो, यानी रेट्स वगैरह गिवन हो। अगर सवाल में अगर अदर इंफॉर्मेशन में डेप्शन की कैलकुलेशन यानी रेट्स वगैरह के लिए डाटा गिवन हो, तो इसका मतलब डेप्रीसिएशन हमने चार्ज करनी है। ये ऐसी जुगाड़ वाला रूल है, ठीक है ना। इसका मतलब डेप्शन हमने चार्ज करनी है और ट्रायल वाली अक्यूमुलेटेड डेप्शन ओपनिंग है। इसका मतलब हमने डेप्शन चार्ज करनी है और ट्रायल वाली अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ओपनिंग है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगेन ये फिर जनरल रूल ही है। ऐसा भी हो सकता है कि डेप्शन चार्ज हो भी चुकी हो और वो रेट दे दे, लेकिन ऐसी सूरत में फिर वो क्लियर करेगा कि डेप्शन तो चार्ज हो चुकी है लेकिन कोई गलती हुई है जिस वजह से मैंने ये रेट दिया। गलत क्लोजिंग गलत भी तो हो सकता है ना, रेक्टिफिकेशन पड़ी थी ना आपने, क्लोजिंग गलत भी तो हो सकता है ना, तो इसलिए रेट दे भी सकता है। लेकिन ऐसी सूरत में देखो, ये है क्लियर कट केस, डेबिट साइड पे एक्सपेंस नजर आया, मतलब चार्ज हो गई है, और ये क्या है, क्लोजिंग। अब ये गलत तो हो सकता है ना, बोलो, ठीक है, तो फिर रेट देना भी पड़ सकता है उसको। ऐसे ही ये शो नहीं कर रहा, ठीक है, सिर्फ एक्यूमुलेशन नजर आ रहा है। अब या तो नीचे वो जाके कहेगा चार्ज हो गई है तो आपको क्लोजिंग, या कहेगा चार्ज नहीं हुई तो आप कहोगे ठीक है ओपनिंग है, चार्ज हम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक जनरल रूल क्या बताया, अगर अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर डेप्रिसिएशन रेट वगैरह दे देता है और ओपनिंग के बारे में खामोश होता है, तो फिर आप क्या करोगे, आप डेप्शन कैलकुलेट करोगे, उसको ओपनिंग अज्यूम करोगे और क्लोजिंग खुद निकालोगे, ठीक है। और अगर वो रेट भी दे दे और कह दे डेप्शन भी चार्ज हो गई है, तो फिर क्या मुसीबत हो सकती है, हो सकता है कोई गलती हुई हो, उसको सही करने के लिए उसने रेट वगैरह दिया हो, जैसे रेक्टिफिकेशन में सीखा था, ठीक है। ये काफी सारी बातें इस एक रूल पे हो गई, ये काफी है। आज ये एक हो गया, इसी सफे के ऊपर 1 बाय 1 लिखेंगे। जरा जल्दी से मैं सवाल को गो थ्रू कर लूं। बर्न्स-वॉर्ड, ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। बर्न्स-वॉर्ड कैफेटेरिया सेल, आप पिछली क्लास में थोड़ी तफसील से बात की, आपकी मेरे ख्याल में उससे भी कम तफसील से होगी। खैर कोई बात नहीं, होमवर्क कल उनके लिए भी होमवर्क है, आपके लिए भी होमवर्क है, कल डिस्कशन होगी। रूल जरा तफसील से लिखवा दिया ना आपको, अब ये उनको भी यूज करवा दूंगा, और उनकी क्लास में जो डिस्कशन हुई है वो कल आपकी क्लास में दोबारा आ जाएगी आफ्टर अटेम्प्टिंग द होमवर्क। बर्न्स-वॉर्ड आपके ये जो अभी हॉस्पिटल की बिल्डिंग का CWIP था उस जैसा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी आ रहा है। अगर ये बर्न-वॉर्ड कंप्लीट हो गया तो ये बिल्डिंग में ट्रांसफर कर देंगे, अगर ना कंप्लीट हुआ तो ये ऐसे ही नजर आ जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है ना। कैफेटेरिया भी है जी, आज इनका सेल्स हो रही है, कैश एंड बैंक है, डोनेशन फॉर बर्न-वॉर्ड, डोनेशन है मतलब कंट्रीब्यूशन है, मतलब एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड होगा। इस बर्न-वॉर्ड का भी एक फंड होगा, जैसे बिल्डिंग फंड था ना, हॉस्पिटल फंड था, ऐसे ही बर्न-वॉर्ड फंड है, ओके, ठीक है। तो वो ओपनिंग पड़ा हो अच्छी बात है, ओपनिंग पड़ा हो अच्छी बात है, ना पड़ा हो तो ये तो जा ही रहा है, ठीक है। डोनेशन फॉर बर्न-वॉर्ड, ओके, चलें आगे। फिर एम्प्लॉय गिफ्ट फॉर एक्सपेंसेस एंड गिफ्ट्स फॉर वॉक ऑन डायबिटीज डे, और अगले सफे के ऊपर गिवन है कितने गया, स्पॉन्सर्स फॉर वॉक ऑन डायबिटीज डे। क्या मतलब, ये वही इवेंट है, एक वॉक मुनक्किद की गई है जिसके कुछ स्पॉन्सर्स से पैसे आए हैं और जो शुरका थे उनको कुछ गिफ्ट्स दिए हैं, नेट करेंगे, फंड रेजिंग इवेंट किया था, पता नहीं फंड रेज हुआ है कि जेबों गया, ठीक है। लेकिन ये भी आज नेट वाला ही केस है, मैंने कल पढ़ाना है आपको कि कब ग्रॉस कब नेट रखना होता है, ठीक है ना, कब अलग रखना है कब नेट करना है, ये दो तरह के होते हैं। अभी तो दो पढ़ाई नहीं, आपके तो सामने एक ही तरह का चल रहा है, वही टेस्ट हुआ अभी तक, ठीक है, लेकिन दूसरा पढ़ेंगे नेक्स्ट। जी हाँ, अगर आंसर माइनस में हुआ जो कि गालिबन है, हाँ 2.2 आ रहा है और 2.6 जा रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव। अच्छा आगे, फी फ्रॉम पेशेंट, इनकम, जनरल डोनेशंस, इनकम, जनरल डोनेशन, जनरल फंड, ओपनिंग है या क्लोजिंग, ओपनिंग है या क्लोजिंग। ये देखो ना, एक्सपेंसेस वगैरह, परचेजेस, फिर आगे एक्सपेंसेस और आगे भी सेल्स और आगे एक्सपेंसेस, ये सब नजर आ रहे हैं। इसका मतलब अभी इनकम एक्सपेंडिचर बनना बाकी है, सरप्लस निकलना बाकी है, इसमें ऐड होना बाकी है, तो ये लिखा नहीं, आज फनकारी लगा गया। जनरल फंड कौन सा है जी, ओपनिंग। तो ये कल रूल लिखवाऊंगा ना इंशाल्लाह, अभी इसकी बारी नहीं थी आई, इस रूल की बारी जब आएगी तो लिख भी लेंगे, लेकिन जबानी बता दिया आपको, लिखवा भी दूंगा। नेक्स्ट, इन्वेंट्री, 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 ओपनिंग है या क्लोजिंग, क्योंकि परचेजेस नजर आ रहा है तो फिर ट्रायल में ओपनिंग है, क्लोजिंग अदर इन्फॉर्मेशन में होगा। बिल्कुल इंटो वाले सवालों की तरह से आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल, वैसे करके बना लो। लेजर बना दो इन्वेंट्री का, आपको भी बनाना सिखाया हुआ है, आपको इजाजत है, सवाल आपने करना है, आपके ऊपर होमवर्क है ना, ठीक है, ओके। उसके बाद बहरहाल कैफेटेरिया ट्रेडिंग एक्टिविटी है, मेडिसिन ट्रेडिंग एक्टिविटी लग रही है, लेकिन हॉस्पिटल सप्लाई शायद कंजम्पशन वाली होगी, लाइक स्टेशनरी, ठीक है ना, ध्यान से देख लेना। फिर मेडिकल इक्विपमेंट उसी तरह से, ये क्या है, ओपनिंग है, क्योंकि ट्रायल में डेबिट साइड पे एक्सपेंस नजर नहीं आया, एक बात। दूसरा जुगाड़ वाला असूल, रेट गिवन था, हम खुद निकालेंगे, ठीक है ना, अनलेस के डेफिनेशन यहां नजर आ जाती फिर परेशान होते, ओके। तो ओपनिंग है, बीच में बिजनेस एक्सपेंस भी बड़ा अच्छा जी। पेबल्स, उसके बाद परचेजेज आ गई, रिसीवेबल डेटर भी आ रहे हैं, रेंट एक्सपेंस है, ये इनकम एक्सपेंस, एसेट एक्सपेंस। उसके बाद यहां पे आपकी लड़ाई होगी अच्छी खासी,
ठीक है, आपने इन्वेंट्री की कैलकुलेशन जब करनी है तो बड़ा परेशान होंगे आप। ये बड़ी खूबसूरत एडजस्टमेंट होगी, ये तो बहुत ही प्यारी एडजस्टमेंट है। जितनी सैलरीज है उसका 15%, जितना रेंट है उसका 10% एलोकेट कर दो कैफेटेरिया को। जुबानी एक बार बताया था, सवाल में ऐसे ही होता है, उस्ताद क्लास में जुबानी बात करता है, सवाल में वो आ जाती है, तो समझो सवाल में आ गई। आज मैंने कहा था आपको कि फिगर देके परसेंटेज भी दे सकता है। नेक्स्ट है हॉस्पिटल, ये जो 0.5 है ना जी, इसको आपने इग्नोर करना है। मैंने बच्चों को कह दिया था सुबह वाली क्लास में भी, काटना नहीं है, कल समझाऊंगा कि जब भी डिस्कस करूंगा, कल या परसों में समझाऊंगा कि ये क्यों इग्नोर किया, लेकिन आपने फिलहाल इग्नोर करना है, इसको पढ़ना नहीं है, सवाल पे कोई असर नहीं है इसका। वॉक ऑन डायबिटीज का कोई एक्सपेंस पेबल है, लेजर बनाना। मेडिकल इक्विपमेंट, वो मेडिकल इक्विपमेंट ही डोनेशन के तौर पे आ गया है, अब क्या करें? मेडिकल इक्विपमेंट आया, कैश नहीं आया, मेडिकल इक्विपमेंट डेबिट, कैश भी नहीं गया, डोनेशन। उन्होंने नहीं कहा कि मेडिकल इक्विपमेंट सिर्फ आंखों के मरीजों के लिए इस्तेमाल करना, बस उन्होंने जनरली दे दिया है, तो हम डोनेशन इनकम बनाएंगे, इसको डोनेशन इनकम एक्सपेंडिचर में लेकर जाएंगे। और डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। तो ट्राई करना है आपने। 18 नंबर का ये सवाल था स्प्रिंग 2020 का। अच्छा जी, इंशाल्लाह 3 बजे मुलाकात होगी यहाँ पर। आई विल ट्राई के कोई रिलेटेड बात ना हो, अगर हुई भी तो ऐसे ही कैश फ्लो के जो सवाल पेंडिंग थे छोटे मोटे उनकी डिस्कशन कर लूंगा, या टेस्ट वाले सवाल की डिस्कशन कर लूंगा। इसको इंशाल्लाह कल ही करूंगा, कोई रूल भी आज नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करना 3 बजे आ जाना। अल्लाह हाफिज।